हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने कंपनी और के एक नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। आपके एक सेमेस्टर्स के एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन इससे पूछता है। अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में हो तो उसमें भी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब दोस्तों प्रोस्पेक्टस एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो ये समझो, वरना आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो, जब भी कोई कंपनी, अब कोई कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाहती है। क्या चाहती है वो भैया? मार्केट से पैसा उठाना चाहती है। मार्केट से पैसा उठाने के लिए इसको एक तो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का एड्रेस लिखा होता है, कंपनी को कितना कैपिटल चाहिए, क्यों चाहिए, सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। कंपनी पैसा कैसे मांगेगी, कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। यानी कि ये एक तरीके से इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट होता है कि ये लोगों को इनवाइट करता है कि आओ हमारी कंपनी का शेयर खरीदो। मतलब कि लोगों को लुभाता है एक तरीके से कि ये नोटिस टाइप का होता है। नोटिस कह लो, इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट कह लो, ठीक है, जिसकी मदद से कंपनी मार्केट से पैसा उठा पाती है, क्योंकि लोग कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखने के बाद में ही किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट होता है जो कि लोगों को मदद करता है किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। सुबह सुबह अखबार खोलो तो देखते हो कि फ्लैट बिक रहा है 2 BHK 20 लाख का, तो वो एक तरीके से क्या है, आपको इनवाइट करता है ना कि आओ फ्लैट खरीदो। वैसे ही प्रोस्पेक्टस कंपनी का एक इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्या करता है, लोगों को इनवाइट करता है कि आओ कंपनी का शेयर खरीदो, ठीक है जी। तो अब दोस्तों कंपनी के अंदर, कानून के अंदर इस प्रोस्पेक्टस को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। अब देखो, एज स्टेटेड, जो पहले बात किया गया है, पब्लिक कंपनी के पास एडवांटेज होता है कि वो कलेक्टिंग इट्स शेयर कैपिटल फ्रॉम द जनरल पब्लिक, वो आम जनता से पैसा उठाती है। प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिट किया गया है कि वो आम जनता से पैसा नहीं उठा सकती शेयर इशू करके। वो शेयर इशू करेगी प्राइवेट कंपनी, बट किसको करेगी? दोस्तों को करेगी, बैंक्स को करेगी, इंस्टीट्यूशंस को करेगी। इवन पब्लिक कंपनी नीड नॉट नेसेसरी येस कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। हाउएवर एक पब्लिक कंपनी कैपिटल उठाती है पब्लिक से, लेकिन कानून के दायरे में रह के, और उसके ये प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। प्रोस्पेक्टस होता क्या है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी के साथ डिटेल लिखा होता है कि कंपनी को नाम, पता, एड्रेस, कंपनी के कितने लोग हैं, कंपनी को कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, कहाँ पे खर्च करेगी, सब कुछ कंपनी के बारे में लिखा होता है, कितना कंपनी रिटर्न देगी, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई गई। डेफिनेशन का कभी भी प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता है। तो प्रोस्पेक्टस का कानून, यानी कि हमारा कानून कहता है कि प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि वो डिस्क्राइब करता हो या फिर इशू किया गया हो एज अ प्रोस्पेक्टस। यानी कि कंपनी किसी कागज को भी बोल देगी प्रोस्पेक्टस है तो आपको उसको प्रोस्पेक्टस मानना पड़ेगा। कानून कहता है कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसको डिस्क्राइब किया गया हो या फिर इशू किया गया हो प्रोस्पेक्टस की तरह, जिसके अंदर सर्कुलर हो। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब ये भी एक टाइप का प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है जी। कोई नोटिस हो, कोई एडवर्टीजमेंट हो या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट हो। देखो अब यहाँ पे नोटिस भी कह दिया इसको, एडवर्टीजमेंट भी कह दिया, अदर डॉक्यूमेंट भी कह दिया, ठीक है, जो कि लोगों को इनवाइट करता हो फ्रॉम द पब्लिक कि आओ कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है परचेज करो, ठीक है ना जी, किसी भी कंपनी का शेयर, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस एक टाइप का नोटिस, एडवर्टीजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट होता है जो लोगों को इनवाइट करता है कि आओ हमारी कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करो। बात समझो, आपको लगता है कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया है और आपने खरीदा नहीं, आपने उसको सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि आपके और उसके बीच में किसी ना किसी तरीके का आदान या प्रदान लगाया जाएगा। जैसे आप लोग जो सिम यूज़ करते हो ना, सिम आपने खरीदा नहीं है, बस सिम का आपने एक तरीके से कंपनी ने आपको वो नेटवर्क यानी कि वो नंबर आपको किराए पे दिया हुआ है इस्तेमाल करने के लिए। कल को आप रिचार्ज करवाना बंद कर दोगे, वो नंबर किसी और को कंपनी अलॉट कर देगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है जी। तो वैसे ही शेयर जो होता है, हम कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करते हैं जब कंपनी आपको डिविडेंड बांटती आती है। जब आप कंपनी का शेयर बेच दोगे तो डिविडेंड किसी और को मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंपली स्पीकिंग, अगर आसानी भाषा में बात किया जाए तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो इनवाइट करता है डिपॉजिट्स यानी कि पैसे मंगाता है, और ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और डिवेंचर। बदले में कंपनी क्या देती है? कंपनी अपना शेयर या डिवेंचर देती है कि आओ हमारी कंपनी का शेयर खरीदो, डिवेंचर खरीदो, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट की मदद से लोगों को इनवाइट किया जाता है, ठीक है जी, समझ आया? ओके, कोई दिक्कत? अब दोस्तों यहाँ पे आता है मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग यहाँ पे देखो और इजी तरह से बताया गया होगा। तो प्रोस्पेक्टस का मीनिंग होता है कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको डिस्क्राइब किया गया है, इशू किया गया है प्रोस्पेक्टस की तरह, जिसके अंदर रेड हियरिंग, अब कहोगे सर ये आईएचपी क्या होता है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ये भी एक टाइप का प्रोस्पेक्टस होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये भी एक टाइप का प्रोस्पेक्टस होता है।
एनी नोटिस सर्कुलर या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से हम लोगों को इनवाइट करते हैं आओ हमारी कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करो, परचेज करो हमारी कंपनी के सिक्योरिटी मतलब शेयर या फिर डिबेंचर, ठीक है। अब कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या होता है। द न्यू कंपनीज एक्ट डज नॉट कंटेन एनी मॉडल ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो नया कंपनी का एक्ट आया है 2013 उसके अंदर कोई भी नया चीज नहीं बताया गया है प्रोस्पेक्टस के बारे में। इट ओनली प्रिस्क्राइब कि उसके कंटेंट क्या क्या होते हैं, कोई मॉडल नहीं बताया गया, कोई डिजाइन नहीं बताया गया, बस क्या बताया गया है कि कंटेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो स्टेट दैट प्रोस्पेक्टस शायद ऑल्सो कंटेंट द मैटर मे बी प्रिस्क्राइब। अगर कोई मैटर लिखना है, कोई जानकारी लिखनी है तो वो भी आप उसके अंदर लिख सकते हो। According to the provisions of Companies Act, the use made under prospectus is to be issued shall contain the particular with respect to following matters। यानी कि आप जब भी prospectus इशू करोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। पहला कि डेट, सिग्नेचर, इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, कब से यह इशू किया गया है, कब क्लोज किया जाएगा, कब से यह अलॉट किया जाएगा, कैसे रिफंड किया जाएगा, ठीक है। कोई अगर स्टेटमेंट देनी है, अगर अंडरराइटिंग का मतलब होता है कभी कभी कंपनी शेयर इशू नहीं करती है, क्या करती है किसी को बेच देती है अंडरराइटर को, और अंडरराइटर शेयर को बेच के कंपनी को पैसा देता है। सपोज मान लो एक कंपनी है जिसको 1 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए 1 करोड़ मार्केट से चाहिए, जिसने 50 लाख खुद इशू किया, 50 लाख खुद इशू किया और मार्केट से इकट्ठा किया, और बाकी का 50 लाख किसी ब्रोकर को बेच दिया और कहा कि तुम भैया इसको बेच देना और बदले में हमको पैसा दे देना। तो ब्रोकर जो था अंडरराइटर, कौन था अंडरराइटर था, और ये अंडरराइटर ने शेयर पूरा 50 लाख का खरीद दिया और मार्केट में सबको बेच के कंपनी को पैसा दिया और बदले में अंडरराइटिंग की कमीशन चार्ज किया। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, शायद डायरेक्टर की सहमति, कौन अथॉरिटी है जिसने इशू किया है, कैसे प्रोसीजर, कैसे अलॉटमेंट किया जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, कितना शेयर है, कितना डिबेंचर है, कितना प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है पब्लिक ऑफर का, पब्लिक से पैसा क्यों मांग रहे हैं, उसका रीजन क्या है, ठीक है। हमारी कंपनी का प्रेजेंट में बिजनेस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है जो कि बेसिकली 90% होता है, डायरेक्टर का नाम, कंपनी का प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कोई अगर लिटिगेशन मतलब कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं है, सारी रिपोर्ट्स एंड डिक्लेरेशन की सब कुछ जो भी आप बताए वो सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है। अब देखो प्रोस्पेक्टस कौन इशू कर सकता है, प्रोस्पेक्टस जो है पब्लिक कंपनी, एनी पर्सन ऑन बिहाफ हु इंगेज और हु इज इंटरेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड एंड इंगेज ऑफ इंटरेस्टेड, यानी कि पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है या फिर कोई भी पर्सन पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे इशू कर सकता है। व्हेन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट नीडेड, कब प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। नॉट जब हम पब्लिक से पैसा नहीं मांगते, ऑफर्ड टू जब हम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर से पैसा मांगते हैं, ऑफर्ड आर यूनिफॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट जब ऑफर हमारा एक जैसा है। अ बोनाफाइड इन्विटेशन इज मेड टू पर्सन टू एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, जब हम लोग अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हमने किसी ब्रोकर की मदद से शेयर बिकवाने हैं, तब हम लोग प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ये पब्लिक ऑफर क्या होता है एंड प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। जब एक कंपनी यानी कि एक पब्लिक कंपनी है, इसको पैसा चाहिए होता है और इसको पता है कि अगर ये अपने प्राइवेट सोर्सेज से पैसा उठाएगी तो इसको पैसा मिल जाएगा। प्राइवेट सोर्सेज यानी कि दोस्तों से, पब्लिक कंपनी है, रिश्तेदारों से, बैंकों से, किसी इन्वेस्टर से या फिर किसी जान पहचान से, तो कंपनी प्राइवेट तरीके से शेयर को इशू कर देती है, जिसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है जी। और दूसरा क्या है पब्लिक ऑफर, जहाँ पे पब्लिक को सीधे इशू करती है, पब्लिक आम जनता को। इसमें अब देखो प्राइवेट प्लेसमेंट जब होता है तो ये जानकारी किसी को होती नहीं है, कंपनी चुपके से ये काम करती है और जल्दी मार्केट में किसी को पता नहीं चलता है। जब पैसा उठ जाता है तो बाद में पता चलता है कि कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठाया है, ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक ऑफर से उठाती है कंपनी तो सबको पता रहता है कि हाँ भैया कंपनी ने पब्लिक ऑफर से उठाया है, सबको सामने आया ना, ठीक है। तो अब देखो पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, एक पब्लिक कंपनी जब सिक्योरिटी को इशू करती है तो थ्रू प्रोस्पेक्टस उसको क्या इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, ठीक है जी। अगर थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बाय कंप्लाइंग विद प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, थ्रू राइट इशू, अगर राइट इशू करती है, बोनस इशू करती है तो प्रोविजंस यानी कि कानून के हिसाब से करना पड़ता है। मोटा मोटी यहाँ पे ये है कि जब एक कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जब प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपलसरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटी बाय, अब प्राइवेट कंपनी भी सिक्योरिटी इशू कर सकती है, जैसे कि राइट इशू जिसको बोलते हैं राइट शेयर बोलते हैं, ठीक है जी। ये क्या होता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करना, ठीक है जी। या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि प्राइवेटी शेयर इशू कर दिया
और किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि भैया प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। अब आता है पब्लिक ऑफर। क्या होता है पब्लिक ऑफर? का मतलब होता है आपने पब्लिक को ऑफर दिया कि आओ हमारी कंपनी का शेयर खरीदो प्रोस्पेक्टस की मदद से। किसकी मदद से? प्रोस्पेक्टस की मदद से। पब्लिक ऑफर के अंदर होता है जिसको आप लोग बोलते हो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पे आपने क्या किया है, पब्लिक को ऑफर दिया हुआ है। फर्दर फॉलो अप पब्लिक ऑफर, बोथ दिस ऑफर आर मेड थ्रू प्रोस्पेक्टस। देखो, एक होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब आप स्टार्टिंग में शेयर इशू करते हो। दूसरा फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है कि आप दोबारा शेयर इशू कर रहे हो, तो इसको एफपीओ बोलते हैं। दोनों ही तरीके से इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस का इशू करना कंपलसरी है। मतलब कि वो डेटा डॉक्यूमेंट जिसमें मदद से जिसकी मदद से लोगों को बताया जाए कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, ठीक है जी, ओके। अब दोस्तों ये क्या आता है, एब्रिगेड प्रोस्पेक्टस। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है 4 मार्क्स में, छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया एब्रिगेडेड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। बात समझो, अगर जो आपने ऊपर पढ़ा है ये प्रोस्पेक्टस जो है फुल प्रोस्पेक्टस है, यानी कि अगर जब भी प्रोस्पेक्टस की बात की जाए तो प्रोस्पेक्टस यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिसकी मदद से कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है। ये डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसमें कंपनी का नाम, पता, एड्रेस, कितना पैसा उठाना है, कब उठाना है, कहाँ से उठाना है, कितने डायरेक्टर है, कितने ऑडिटर है, कितनी रिपोर्ट्स है, सब कुछ यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ गया कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अब प्रोस्पेक्टस की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसा पहले आपका दिखाई दे रहा है एब्रिगेडेड प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है? ये होता है एन एब्रिगेडेड प्रोस्पेक्टस कंटेन की हाईलाइट्स फ्रॉम द फुल प्रोस्पेक्टस। अब देखो, फुल प्रोस्पेक्टस यानी कि जो पूरा प्रोस्पेक्टस था, जो आपका फुल प्रोस्पेक्टस था यानी कि वो पूरा प्रोस्पेक्टस था। अब इसकी हाईलाइट्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भैया इंपॉर्टेंट बातें हैं वो केवल लिखी होती हैं इस प्रोस्पेक्टस के अंदर, ठीक है जी। इसमें सब कुछ नहीं लिखा होता, केवल इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं, ठीक है जी, जो कि सेबी के द्वारा कंपलसरी है कि लिखी जानी चाहिए। सेबी ने बताया है कि जब भी एब्रिगेडेड प्रोस्पेक्टस बनाओगे तो जो भी मेन प्रोस्पेक्टस था उसकी इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइट्स इसमें लिखी होनी चाहिए। इसको आप कंडेंस्ड वर्जन बोल सकते हो। कंडेंस का मतलब होता है इसमें जानकारी एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखी होती है और समराइज फॉर्म में, और जो क्यूसी है, जो काम की इंफॉर्मेशन होती है वो एकदम अलग से हाईलाइट करके लिखी होती है, जिससे कि कोई भी इन्वेस्टर बहुत ही तेजी से डिसीजन ये सके कि उसको खरीदना है कंपनी का शेयर कि नहीं खरीदना है। अब देखो, प्रोस्पेक्टस यानी कि फुल प्रोस्पेक्टस जिसमें सब कुछ लिखा होता है, एक एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी होती है, सब कुछ एकदम, मतलब समझ जाओ कि हो सकता है कि 8, 10, 20, 40, 50, 60 पन्ने का प्रोस्पेक्टस हो, लेकिन ये जो प्रोस्पेक्टस होता है एब्रिगेड वाला, ये शॉर्टकट में होता है और इसमें केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जिससे कि बिजनेसमैन, इन्वेस्टर कोई भी डिसीजन ले सके तुरंत, ठीक है। तो एब्रिगेडेड प्रोस्पेक्टस मस्ट अकम्पनी एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ परचेजिंग सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर विद कंसाइज ओवरव्यू ऑफ द ऑफरिंग। मतलब कि आप आसान भाषा में समझाते हो। अब देखो, जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो उसका मैनुअल खोल के नहीं पढ़ते हो ना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, बस उसकी हाईलाइट्स देखते हो कि हाँ भैया ये चीज़ें हैं, इतना रैम है, इतना जीबी का रैम है, इतना स्क्रीन है, इतना मेमोरी है, इतना बैटरी है। अब उसका किताब खोल के नहीं पढ़ते हो ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इट कंटेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस लेस देन 5 पेजेस, 5 पेजेस से कम में होती है, और एक्सीलेंट तरीके से हर चीज लिखी होती है। इससे क्विक और आसानी तरीके से हम लोग इन्वेस्टर का टाइम बचा सकते हैं। ये कंपनी को भी हेल्प करती है कि कंपनी को पब्लिक का ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं। इफ कंपनी फेल टू इशू, अगर कंपनी ये प्रॉफिट इशू नहीं कर पाती है, देन इट विल बी चार्ज 50,000 फॉर ईच डिवॉर्ड। तो वो क्या कहेगी, देखो, इट हेल्प्स द कंपनी टू फुलफिल इट्स स्टैट्यूटरी मैंडेट प्रायर टू एक्सेप्टिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि पब्लिक से ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले कंपनी को ये प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। अगर नहीं करेगी कंपनी तो 50,000 रुपये का फाइन कंपनी के ऊपर लगेगा। ये क्या बोलते हैं, एक तरह से कॉस्ट बचाती है पब्लिक इशू का, कि भैया खर्चा बचता है कंपनी का। इससे लोगों को, इन्वेस्टर्स को एक अच्छी जानकारी होती है कि कैसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जाए कम से कम इन्फॉर्मेशन में। अब दोस्तों एसेंशियल्स यानी कि क्या क्या होना चाहिए, पहला कंप्लीट डिस्क्लोजर, हर चीज़ का डिस्क्लोजर होना चाहिए, काम की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, कंपनी का लोगो होना चाहिए, कौन से शेयर इशू किया है, कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कैसे शेयर इशू किया जाएगा, आईपीओ है कि एफपीओ है, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। और सेबी को यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इसको सबमिट करना होगा, एंड ये 5 पेज से कम का होना चाहिए और सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है जी, और कोई भी सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो भैया आपको समझ में आ गया कि एब्रिगेडेड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। मेन प्रोस्पेक्टस का शॉर्टकट में जो बनाते हैं, यानी कि कंडेंस फॉर्म में जो बनाते हैं, उसको जो बोलते हैं, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे प्रोस्पेक्टस में, जिसको बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इसको बोलते हैं। अब ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, देखो,
मैंने सबसे पहले आपको बताया प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसको हम लोग मेन प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। दूसरा एबिग्रेड प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बताया। अब बताएं डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछेगा भैया डीम्ड प्रोस्पेक्टस। देखो किसी भी चीज के आगे अगर डीम्ड लगा होगा ना, तो इसका मतलब कि वो प्रोस्पेक्टस नहीं है, प्रोस्पेक्टस बनने वाला है। जैसे आप सुनते होगे डीम्ड यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी बनने वाला है। यूनिवर्सिटी तुरंत नहीं बन जाती है, यानी कि उसको अभी कुछ टाइम दिया गया है, कुछ टाइम वो पूरा करेगा तो वो यूनिवर्सिटी भी बन जाएगा। ठीक है, तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है, इसका नाम ही बताया है, डीम्ड टू बी ए कंपनी प्रोस्पेक्टस, की कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनने वाला है। अगर सिंपल भाषा में बात किया जाए, दिस इज अ डिटेल लीगल डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग की कंपनी का स्टॉक, कंपनी के शेयर के बारे में, कंपनी के सिक्योरिटीज के बारे में, इसमें सारी जानकारी कंपनी की होती है, सब कुछ कंपनी की होती है। एज मेंशन इन द सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, डीम्ड प्रोस्पेक्टस एक टाइप का प्रोस्पेक्टस ही होता है। दिस आइडिया ऑफ डीम्ड डॉक्यूमेंट इज ओनली रिलेवेंट व्हेन अ कंपनी इंटेंडेड टू सेल शेयर थ्रू अ इंटरमीडिएरी और ऑर्डर टू अवॉइड सेबी गाइडलाइन कंप्लायंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई भैया, डीम्ड प्रोस्पेक्टस एक प्रोस्पेक्टस ही होता है, बस यहाँ पे जब कंपनी अपने शेयर को ब्रोकर यानी कि इंटरमीडिएट यानी ब्रोकर के थ्रू बेचना चाहती है। अब देखो जी, अब ब्रोकर के थ्रू बेचेगी यानी कि कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं मांगेगी, कंपनी क्या करेगी, एक ब्रोकर को पैसा बेच, ब्रोकर को शेयर बेच देगी और ब्रोकर इन्वेस्टर से पैसा वसूलेगा बेच बेच के। तो अब यहाँ पे कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा, कंपनी कहेगी भैया हम तो ब्रोकर को दे रहे हैं ना, हमको प्रोस्पेक्टस इशू करने की क्या जरूरत। तो सेबी कहता है नहीं बेटा नहीं, अगर आप लोग इंटरमीडिएट के थ्रू भी शेयर इशू करते हो तो आपको एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोलोगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सारी होगी। तो 10 इंटरमीडिएट कैन इशूइंग एजेंसी और मर्चेंट बैंक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जब भी एक कंपनी क्या कहती है इंटरमीडिएट के थ्रू शेयर इशू करती है और वो सोचती है कि सेबी के गाइडलाइन से बच जाएगी, बट ऐसा नहीं है। सेबी ने साफ साफ कहा है कि भैया आपको डीम्ड प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रोस्पेक्टस की जैसा एक डॉक्यूमेंट इशू करना होगा, जिसके अंदर सारी जानकारी होनी चाहिए और सेबी के पास में वो जमा होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सेल्फ ये क्या होता है भैया, सेल्फ अभी मैंने दो प्रोस्पेक्टस आपको बता दिया, डीम्ड और एबिग्रेड। अब आता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है जी, अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है फिल्ड बाय अ कंपनी विद रेगुलेटरी अथॉरिटी अलाउइंग, एक सेकंड, ठीक है जी, अलाउइंग देम टू ऑफर सिक्योरिटी टू पब्लिक ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट फाइलिंग अ न्यू प्रोस्पेक्टस ईच टाइम, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्सिक्वेंट ऑफरिंग। अब देखो एक कंपनी है, बात समझना, एक कंपनी है भैया, वो बहुत अच्छी कंपनी है और इसको मार्केट से पैसा उठाना है, बहुत पैसा उठाना है और ये उठा भी सकती है। तो ये क्या कहेगी, एक प्रोस्पेक्टस बनाएगी जिसको बोलेगी सेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक बार बना दी, अब उसने क्या कर दिया, एक पैसा उठाया, दोबारा उठाया, तिबारा उठाया, 4 बार पैसा उठाया, तो बाय बाय प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, एक ही से काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी, बाय। अब ऐसे क्या होता है कि बाय बाय हमको प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है, बट यहाँ पे क्या है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जब कंपनी को बाय बाय मार्केट से पैसा उठाना है और उसको बाय बाय प्रोस्पेक्टस इशू ना करना पड़े, इसके लिए वो एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर देता है। ठीक है जी, ओके। तो एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी बनाती है, ठीक है, अलाउइंग देम, जिससे कि वो पब्लिक से पैसा उठा सके विदाउट फाइलिंग अ न्यू प्रोस्पेक्टस, बाय बाय उसको नया प्रोस्पेक्टस बनाना ना पाए। ठीक है, और बिना किसी दिक्कत के फ्लेक्सिबिलिटी से वो मार्केट से पैसा उठा सके, लोगों को ऑफर कर सके। इसके अंदर सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि इन्वेस्टर को चाहिए, ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन कम होगी, सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। इन दी प्रोसेस ऑफ गोइंग पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी आप पब्लिक के पास जाते हो पैसा मांगने की पहली बार, कंपनी आईपीओ करती है, इन्हीं से पब्लिक ऑफर करती है। ठीक है, जिस पैसा उठाने के लिए वैसे ही कंपनी जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, जो कि सब कुछ बेच के बैठी हुई है, शेयर बेची हुई है, ठीक है, तो उसको बाय बाय शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है। तो सेबी ने कहा है कि आप भैया एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर देना, तो आपको बाय बाय इशू करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, एंटिटीज विच कैन इशू, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये इशू कर सकती हैं, पहला वो द एंटिटी विच कैन इशू सेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो एक लिस्टेड कंपनी जो कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जहां पे उसके शेयर खरीदे बेचे जाते हों, एक पब्लिक सेक्टर बैंक, एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 51% का इन्वेस्टमेंट किया हो। यानी कि 1 2 3 4 टाइप के कंपनीज हैं जो लोग सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। अब देखो
कुछ कंडीशन बताई गई है कि तभी आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो जब ये कंडीशन होगी। पहला, टू इशू सेल्फ प्रोस्पेक्टस कुछ कंडीशन होती है। पहला, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है शुड बी एट लीस्ट 500 करोड़ या अबव। कंपनी की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, उस उतना या उससे ज़्यादा। द बॉन्डिंग क्रेडिट रेटिंग, अब देखो ये क्या होता है बॉन्ड, बात समझो। एक कंपनी होती है जो कि रेटिंग देती है, क्या देती है रेटिंग, कि भैया इनका सामान अच्छा है, इनका सामान बेकार है, ठीक है। जैसे ICI, ठीक है जी, और CAI, ये दो कंपनी होती है जो ये कंपनी क्या करती है, बाकी कंपनीज को रेटिंग देती है कि इनका शेयर A+ है, इनका शेयर B+ है। तो इससे क्या होता है, लोगों को, इन्वेस्टर्स को मदद मिलती है कि अच्छा इनका शेयर अच्छा है, इनका शेयर बेकार है। तो बॉन्ड, जो भी बॉन्ड होगा कंपनी का यानी कि डिबेंचर, उसका जो रेटिंग होगा वो AA होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब AA यानी कि अच्छा होता है, ठीक है। कंपनी नीड टू सबमिट, एक एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ता है सेबी के पास में, जिसमें डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, कि कंपनी का जो शेयर है उसको डीमैटेरियलाइज कैसे किया जाएगा, ठीक है जी। अब डीमैटेरियलाइज का मतलब होता है आपका जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। और कंसिस्ट डेप्ट पेमेंट रिकॉर्ड, आपके पास में उधार आपने चुकाया है उसका रिकॉर्ड, एंड कोई आपके ऊपर नो पेंडिंग एरोटी एक्शन, आपके ऊपर कोई एक्शन तो नहीं लिया गया है कंपनी के द्वारा, कंपनी के प्रमोटर के ऊपर या फिर डायरेक्टर के ऊपर। अगर ये कंडीशन आप पूरा करते हो, ठीक है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हो, ठीक है जी। ये भी समझ में आ गया। अब दोस्तों IHP क्या होता है, बस ये अपना IHP है, और फिर कुछ और चीज़ें हैं जिसको आप देखोगे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में पूछेगा IHP, एग्जाम में ये क्या रहता है IHP, जिसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है, व्हेन अ कंपनी एम्स टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक, जब एक कंपनी पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है थ्रू IPO, इट हैज़ टू मैंडेटरी फाइल एंड सबमिट अ ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस टू सेबी। देखो मेन प्रोस्पेक्टस बनाने से पहले इसका रफ वर्जन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रफ वर्जन यानी कि कच्चा। इस कच्चे को बोलते हैं ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। तो सेबी, अब देखो हमारा मेन कॉपी बनाने से पहले बनाते हैं रफ कॉपी, यानी कि मेन प्रोस्पेक्टस बनाने से पहले जिस प्रोस्पेक्टस को बनाते हैं उसको बोलते हैं IHP, जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस या फिर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, क्योंकि हमको सेबी को जमा करना होता है, ठीक है जी। टीचर कहता है कॉपी बनाए हो, तो आप कहते हो हाँ मैम कॉपी बनाए, बट अभी रफ कॉपी, मैम कहती है दिखाओ रफ कॉपी, तो फेयर कॉपी दिखाने से पहले मैम को रफ कॉपी भी दिखानी होती है, ठीक है। तो वही चीज हो गया। तो कंपनी को अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जो कि मेन प्रोस्पेक्टस से पहले बनता है, ठीक है, उसको सेबी को जमा करना पड़ता है। दिस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट। वंस इट गेट्स अप्रूवल, जब उसको सेबी से अप्रूवल मिल जाता है तो IOC द स्टॉक चेंज या फिर BSE NSE में जाता है, तो इट कन्वर्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस ऑल्सो नोन एज फाइनल प्रोस्पेक्टस। जब उसको सेबी से परमिशन मिल जाएगी और स्टॉक चेंज से परमिशन मिल जाएगी तो उसका जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस था वो फाइनल प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। लेकिन जब तक उसको परमिशन यानी कि भैया सामने से परमिशन नहीं मिलती है तब तक उस प्रोस्पेक्टस को बोलेंगे ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ठीक है जी। तो IHP एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, कंपनी को कितना पैसा उठाना है, क्या करना है, कैसे शेयर बेचना है, कंपनी की सारी क्यू से इंफॉर्मेशन होती है, प्रमोटर के बारे में, बिजनेस के बारे में, फंड्स के बारे में, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में, सब कुछ होता है, ठीक है जी। तो भैया यहाँ पे देखो बताया कि हाउ इज इट ऑफ हियरिंग प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कंपनी के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिलती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी, ओके। और कौन इशू कर सकता है, एंड इशूइंग कंपनी नीड टू मेक अनाउंसमेंट फॉर अपकमिंग। अब आप कहोगे भैया हमारा IPO आने वाला है, तो IPO यानी कि शेयर इशू करने से पहले आपको एक IHP बनाना होगा, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। यू कैन फाइंड IHP ऑन दी सेबी, आप सेबी की वेबसाइट पे किसी भी कंपनी का IHP प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले जो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था वो आप देख सकते हो। यू कैन एक्सेस, आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे देख सकते हो, ठीक है, किसी भी बैंकर्स की वेबसाइट पे आप देख सकते हो, ठीक है जी। अब दोस्तों अगर आपसे गलती हो गया यानी कि प्रोस्पेक्टस इशू करने के टाइम पे अगर आपसे गलती हो गया तो आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है क्रिमिनल लायबिलिटी, एक होता है सिविल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी यानी कि आपने गुनाह कर दिया तो सजा होगी, सिविल लायबिलिटी यानी कि सजा नहीं होगी, आपको केवल फाइन लगेगा, क्या लगेगा, केवल फाइन लगेगा। लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी में फाइन भी लगेगा प्लस आपको सजा भी होगी, दोनों चीज होगी, ठीक है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिस स्टेटमेंट, कोई भी गलत जानकारी दे दी और
कब आप क्रिमिनल माने जाओगे, कब माने जाओगे वही बताया है। तो एवरी पर्सन जो भी ऑथराइज है, जिसने भी प्रोस्पेक्टस के ऊपर साइन किया है, कोई भी चीज उसके ऊपर लिखी है, कंटेन एनी, अगर उसने कोई भी इनकरेक्ट या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जिसके कारण भैया किसी को नुकसान होता है या फ्रॉड करने की कोशिश की, कभी कभी फ्रॉड करने के पर्पज से प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं जिससे लोग भटक के कंपनी का शेयर खरीद देते हैं। आपने कह दिया कि आप 50% का रिटर्न दोगे तो लोग आपका कंपनी का शेयर खरीदेंगे, फिर आप कह रहे हो कि 5% का दोगे, तो आपने फ्रॉड किया ना। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया तो सेक्शन 447 के हिसाब से आपके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा चलेगा कि आपने कोई ओमिशन यानी कि गायब किया या फिर इंफॉर्मेशन को छुपाया है, जिसके क्योंकि आपका पर्पस क्या था, किसी को डिसीव यानी कि चीट करना या फिर अनफेयर एडवांटेज उठाना किसी शेयर होल्डर्स का, क्रेडिटर्स का या फिर किसी का भी। ठीक है जी, तो आपको सेक्शन 447 के हिसाब से सजा सुनाई जाएगी। ये सेक्शन 447 क्या होता है मैं आपको नीचे बताऊंगा, इसमें क्या क्या सजा दी जाती है। ठीक है, अब पनिशमेंट फॉर द मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, तो पनिशमेंट क्या मिलेगी आपको, देखो वही पनिशमेंट है। अगर ये पाया गया कि फ्रॉड किया गया है तो देयर विल बी सेंटेंस ऑफ प्रिजन, यानी कि जेल होगी फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने की, बट नॉट मोर देन 10 ईयर, बट मैक्सिमम 10 साल तक की जेल हो सकती है, मिनिमम कितने की, 6 महीने की। ही वी ऑल्सो फेस फाइन भी लगेगा नॉट लेस देन अमाउंट इन्वॉल्व, जितने का नुकसान हुआ उतने का कुछ भी उसका 3 गुना भी हो सकता है। क्या हो सकता है, उसका 3 गुना भी हो सकता है। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। इफ फ्रॉड आई पीटेटेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट द सेंटेंस मस्ट बी एटलीस्ट 3, अगर पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो आपका जो फाइन वो 3 साल तक आपको सजा दी जा सकती है लगातार। अब एग्जम्पशन फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी, अब देखो एग्जम्पशन यानी कि इनको छूट दी गई है। नो वन कैन बी हेल्ड क्रिमिनली अकाउंटेबल इफ दे कैन प्रूव, अगर आप अपने आप को प्रूफ कर दोगे तो आपके ऊपर ये नियम नहीं लगेगा। सच स्टेटमेंट ऑफ ओमिशन वॉज, अब आप ये साबित कर दो कि वो जो छूट गया इन्फॉर्मेशन वो काम का नहीं है, वो क्या नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन अगर आप ये साबित कर दो तो आपके ऊपर कोई भी सेक्शन 447 के हिसाब से केस नहीं होगा। और ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू थिंक did believe until the prospectus was issued that statement was truthful and the omission was inclusion was required। अब देखो अगर आप ये साबित कर दो कि उसका बताना वो या फिर नहीं बताना कोई काम का या फिर कोई उससे नुकसान नहीं होने वाला, अगर ये साबित कर दो तो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों सिविल लायबिलिटी क्या होती है, सिविल लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपको गुनाह नहीं है, यानी कि बस गलती हो गया। इफ अ पर्सन जिसने कंपनी का सिक्योरिटी खरीदा है उसको कुछ भी लॉस होता है किसी भी स्टेटमेंट के कारण जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा था या फिर मिट गया था या फिर नहीं था, तो भैया ऑन द एक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस कंपनी, अब अभी पर्सन जो भी कंपनी में जो भी बंदा इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टर हो या कोई और बंदा हो, प्रमोटर हो या फिर जो भी बंदा ऑथोराइज पर्सन हो, ठीक है, उसको पनिशमेंट हो सकती है। क्या हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है जितना नुकसान हुआ है। ठीक है जी, अब एजम्पशंस इसमें भी बताया गया है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, और ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, ओके। अब दोस्तों ये पूछ सकता है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट है ये, स्टेटमेंट इन दी यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब दोस्तों ये क्या होता है, जब एक कंपनी बहुत अच्छी हो, कंपनी होती है, नामी गियामी कंपनी होती है, गुडविल बहुत ज़्यादा होती है, तो कंपनी देखो, कंपनी कहती है भैया हम प्रोस्पेक्टस क्यों बाय बाय इशू करें, हम इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस क्यों इसे करें 40-50 पेज का, इससे अच्छा है हम एक स्टेटमेंट देते हैं। क्या देते हैं, स्टेटमेंट, कि हमको पैसा चाहिए, हम इतना पैसा उठाए और इतना रिटर्न देंगे बस। तो प्रोस्पेक्टस के बदले में कंपनी बस एक स्टेटमेंट दे देती है। क्या देती है, एक स्टेटमेंट। और वो अब टाटा कंपनी सपोज कह दे कि हमको पैसा चाहिए तो बस स्टेटमेंट दे दे प्रोस्पेक्टस के बदले में। देखो स्टेटमेंट इन दी यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के बदले में स्टेटमेंट, तो ये भी प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है। और पब्लिक कंपनी आइदर या तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करें या तो प्रोस्पेक्टस के बदले में क्या इशू कर दें, एक स्टेटमेंट दे दे कि भैया हम, अब ये सब लोग नहीं कर सकता, ये केवल अच्छी कंपनी जिसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है वही कर सकती है। आप प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती ऐसा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक है, बट द प्रमोटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी नीड नॉट नेसेसरी टू गो टू पब्लिक फॉर मनी, द प्रमोटर में बी कॉन्फिडेंट। अब प्रमोटर को लगता है, वो कॉन्फिडेंट है कि अगर वो प्राइवेट सोर्सेज से पैसा उठा सकता है तब वो प्रोस्पेक्टस के बदले क्या इशू कर देगा। देखो अब हमको पता है कि अगर हम प्राइवेट के पास पैसा मांगने जाएं और हमको पैसा आसानी से मिल जाएगा तो हमको प्रोस्पेक्टस इशू करने की क्या जरूरत है, हम बस क्या इशू कर दें, एक ठो स्टेटमेंट, यानी कि छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन की हाँ कंपनी का नाम पता है, एड्रेस, और हमको पैसा चाहिए, इतना चाहिए बस। तो इन सच केसेस प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो कि आपको प्राइवेट सोर्सेज से पैसा मिल जाएगा तो आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हो पब्लिक को, बट प्रमोटर पे एक डॉक्यूमेंट बनाता है, ठीक है, जिसको स्टेटमेंट इन दी यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, यानी कि प्रोस्पेक्टस के बदले में स्टेटमेंट। दिस डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन ए फॉर्म सेट शेड्यूल 3, ये शेड्यूल 3 में एक फॉर्म बताया गया उसके हिसाब से बनता है,
ऑफ द एक्ट मस्ट कंटेन प्रैक्टिकली द सेम इन्फॉर्मेशन। जो प्रोस्पेक्टस में इन्फॉर्मेशन होती है वही इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, बस इसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम होती है। ठीक है जी, तो ये हो गया स्टेटमेंट इन द व्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस के बदले में कंपनी केवल स्टेटमेंट इशू कर देता है, क्योंकि कंपनी कॉन्फिडेंट रहती है कि अगर वो प्राइवेट सोर्सेज से पैसा उठाएगी तो उसको आसानी से पैसा मिल जाएगा। तो भैया आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, आपका पूरा टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।